आज हम हल करेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता से संबंधित एक प्रश्न। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2006, 2015 और 2017 के छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, अंक परिवर्तित करके। x और y 3:1 के साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2014 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित है। दायित्व दिया हुआ है, पूंजी भी जिसमें XY की 30,000 और 10,000 है। संपत्तियां दी हुई हैं, अधमर्ण जिसे हम देनदार भी कहते हैं, स्कंद, फर्नीचर और भवन। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियां दी हुई हैं। वे 1 जनवरी 2014 को Z को निम्न शर्तों पर प्रवेश देते हैं, मतलब प्रवेश के समय हमको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना होता है। Z पूंजी के लिए 10,000 रुपये देगा और फर्म के भावी लाभों से 1/5 भाग के लिए 8,000 रुपये ख्याति के देगा। दूसरा जो सूचना दिया हुआ है वो है स्कंद व फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है। स्कंद और फर्नीचर 10% से हमें कम करना है और अप्राप्त ऋण पर 5% से संचिति का सृजन किया जाना। अभी कहीं कोई संचय नहीं है, लेकिन 5% अप्राप्त ऋण पर हमें संचय का सृजन करना है। और तीसरा है भवन का मूल्य 20% से बढ़ाना है। पुनर्मूल्यांकन खाता एवं पूंजी खाते बनाइए। देखते हैं इसका हल किस प्रकार हमें करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम कमी और वृद्धि जो हमारी सूचना में दिया हुआ था, अतिरिक्त जानकारी में हमें दिया हुआ था, स्कंद में 10% और फर्नीचर में भी 10%। जो मूल्य था उस पे हमने निकाला 20,000 मूल्य था स्कंद का, 10% निकाल लिया हमने। उसी तरह 2,000 रुपये फर्नीचर के थे, उस पर भी 10% निकाले तो 200 आ गया। स्कंद जो हमारा दिया हुआ था वो 2,000 रुपये का दिया हुआ था, तो 20,000 का दिया हुआ था, जिस पे 10% हमको निकालना था। हमने इस तरह से इसकी गणना की तो ये 2,000 आया। कमी है, कम करना था। फर्नीचर 2,000 रुपये का था, 10% कम करना था तो 200 रुपये आया ये मूल्य। संचय का सृजन करना था 5%। अधमर्ण पर, तो अधमर्ण हमारा जो था वो 16,000 दिया हुआ था। अधमर्ण जो दिए हुए थे, क्योंकि डूबत ऋण या अप्राप्त ऋण जो होता है वो अधमर्ण या देनदारों पर ही बनाया जाता है। तो इसको हल करने से हमारे पास 800 रुपये, क्योंकि पहले कोई संचय नहीं था, अब ये दायित्व बढ़ गई तो वृद्धि में हमने दिखाया इसे। उसी तरह भवन को भी हमें बढ़ाना है 20%, और भवन जो है 24,000 का दिया हुआ था, तो 24,000 को हमको 20% से बढ़ाना है। 20% इसकी जब गणना करेंगे तो वो आ जाएगा 4,800। अब हम बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता इन्हीं कमी और वृद्धि को देखते हुए। अब हम बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे हमें याद रखने के लिए हमें डेबिट साइड में DIA, D से डिक्रीज, I से इन और A से एसेट। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज का मतलब कमी होना। किसमें कमी होना? एसेट में। एसेट मतलब संपत्ति, तो यहां मैंने उसे लिख दिया है आपके याद रखने के लिए। संपत्ति में कमी या फिर दायित्व में कोई वृद्धि हो रही है। संपत्ति में कोई कमी हो रही है या फिर दायित्व में कोई वृद्धि हो रही है, तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में DIL, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी दायित्व में कमी। डिक्रीज का मतलब कमी और L मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी यानी दायित्व में जो भी कमी आएगी उसे हमें क्रेडिट साइड में दिखाना है। दायित्व में कमी या फिर संपत्ति में वृद्धि, इसे याद रखना है। यही प्रारूप होगा पुनर्मूल्यांकन खाता का। तो स्कंध में, फर्नीचर में और डूबत ऋण में वृद्धि हुई थी जो कि दायित्व है, तो
इन तीनों को हमने यहाँ दर्शाया और भवन बढ़ाया गया था। भवन एक संपत्ति है, संपत्ति में वृद्धि हुई थी 4800 से, तो उसको हमने क्रेडिट साइड में दर्शाया। अब इन तीनों को हमने जोड़ दिया और इसमें से घटा दिया, तो अंतर आ रहा है, उसको हमने 3:1 जो कि प्रश्न में दिया हुआ था x और y का, जो इनका रेशियो दिया था 3:1, उस रेशियो में हमने बचे हुए शेष को x और y के बीच में बांट दिया, वही उनका लाभ का हिस्सा बनता है। तो इस तरह से हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता हो गया तैयार। इसके बाद हम देखते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। यह है हमारा साझेदारों का पूंजी खाता। तो सबसे पहले जो प्रश्न में शेष दिया हुआ होता है x, y, और ये तो नया साझेदार है, इसका कोई पहले से शेष पूंजी का नहीं होगा। तो 30,000 और 10,000 इनका पहले का पूंजी दिया हुआ था चिट्ठे के अंदर, उसको हमने दर्शाया यहाँ पे। नए साझेदार के लिए दिया हुआ है प्रश्न में अतिरिक्त सूचना में कि वो रोकड़ में लेकर आएगा पूंजी के कितने 10,000 रुपए, और प्रीमियम के कुछ पैसे लेकर आ रहा है जो इन दोनों के बीच में बढ़ जा रहा है। 8,000 रुपए वो लेकर आ रहा था, तो यहाँ पे हमने उसे रख दिया। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाता से इसे 1350 का लाभ का हिस्सा मिला था और इसे 450 का। उस पुनर्मूल्यांकन खाते में अगर लाभ का हिस्सा हुआ है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा इधर, और अगर हानि हुई है तो डेबिट साइड में दिखाई जाएगी। अब जो भी शेष था, इसको जोड़ने के बाद सबके कॉलम में जितना जितना शेष बच रहा है उतना हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से अगर इधर कुछ और भी एंट्री हुई है तो उसे घटाया जाएगा सारे जोड़ में से, सारे योग में से, और जो शेष बच जाता है उसे लेगा लिखकर ये नई पूंजी का शेष जो एक्स वाई जेड का नया पूंजी है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रश्न में चिट्ठा बनाने के लिए तो नहीं कहा गया है, लेकिन कई सारे प्रश्नों में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इसे दर्शाना भी आवश्यक है, ताकि किस तरह से स्थिति विवरण या चिट्ठा बनाया जाएगा पुनर्मूल्यांकन और पूंजी खाते बनाने के बाद। अधमर्ण 16,000 का प्रश्न में दिया हुआ, उसमें हमने संचय बनाया है 5% का, उसे घटा देना है, तो ये हो गया 15,200। स्कंद का पहले मूल्य था 20,000, जिसमें से 2,000 हमने पुनर्मूल्यांकन खाते में डाल दिया, 18,000 का शेष यहाँ लिख दिए। फर्नीचर 2,000 का था, जिसमें 200 रुपए की कमी करनी थी, कमी करके 1,800 रुपए यहाँ दर्शाया गया। ठीक उसी तरह भवन को बढ़ाना था, तो 4,800 रुपए यानी 20% से बढ़ाया गया, तो अब इसका मूल्य हो गया 28,800। रोकड़, ये कहाँ से रोकड़ आया? 10,000 रुपए उसने पूंजी के लाए हैं जेड ने, और प्रीमियम के 8,000 रुपए, तो कुल मिलाकर रोकड़ आया 18,000 फर्म में। पहले से कोई रोकड़ फर्म में का नहीं दिया हुआ था। इसी तरह लेनदार नहीं बदला, कुछ भी नहीं करना था इसमें बदलाव, जैसा है प्रश्न में वैसे ही लिख दिया हमने। देय बिल 12,000 रुपए का दिया हुआ था प्रश्न में, उसको भी जैसा है वैसे ही लिख दिया, कोई बदलाव नहीं है। अगर प्रश्न में कोई परिवर्तन करने के लिए कहा गया होता तो उसे हम परिवर्तित करते। अब नई पूंजी जो है यहीं से हमको दिखाई दे रही है, पूंजी खाते से 37,350, 12,450 और 10,000, तो यहाँ हमने उसे दर्शा दिया। सबका जोड़ निकालेंगे तो दोनों तरफ का योग जो आ रहा है वो 81,800, यानी हमारा चिट्ठे का मिलान हो गया, यानी हमारा प्रश्न बिल्कुल सही बन गया है। इस प्रकार प्रवेश के और भी प्रश्न पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और स्थिति विवरण से बनाएंगे, और कुछ और प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जल्दी ही आपको चैनल पर हमारे मिल जाएगा।